वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा स्टडी टॉपिक रहेगा एनिमल किंगडम का इंट्रोडक्शन। और एनिमल किंगडम के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। एनिमल्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। हम तो जानते ही हैं कि बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स हमारे पास सराउंडिंग्स में हैं। और ये एनिमल्स जो हैं कई लाखों सालों से हमारी धरती का हिस्सा हैं। और बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ को हम लोगों ने अभी तक डिस्क्राइब भी कर दिया है। यानी डिस्क्राइब करने का मतलब ये है कि उनको हमने क्लासिफाई तक कर दिया है, उनका नामकरण, नोमेनक्लेचर, ये सब हम कर चुके हैं। तो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है? क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए है कि मान लो कोई नया हमको स्पीशीज़ मिलता है। अब क्योंकि अभी तो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनका अभी तक आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो सका है। तो अगर हमें कोई नया एनिमल स्पीशीज़ मिलता है तो उसको प्रॉपर ग्रुप में हमें प्लेस करना है, तो क्लासिफिकेशन उसके लिए ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है। और क्लासिफिकेशन सिस्टम से स्टडी भी आसान हो जाती है, बिकॉज देयर आर मिलियंस ऑफ एनिमल्स। अब हर एक की इंडिविजुअल स्टडी करने के बजाय उनके ग्रुप की स्टडी कर सकते हैं और उसके बेसिस पर उनके कॉमन फीचर्स का पता लगा सकते हैं। तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेसिस मतलब बहुत सारे हो सकते हैं क्लासिफाई करने के लिए एनिमल्स को, लेकिन कुछ इंटरनल फीचर्स का हम इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री कैसी है एनिमल्स की, उनकी सीलम कैसी है, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या उनके सर्कुलेटरी सिस्टम या उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे हैं, यानी उनकी फिजियोलॉजी का इस्तेमाल। तो ऐसे कुछ फीचर्स का इस्तेमाल हम क्लासिफिकेशन के लिए करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से फीचर्स हैं जो क्लासिफिकेशन का बेसिस बने हुए हैं। सबसे पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो एनिमल है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितना कॉम्प्लेक्स है या कितना सिंपल है। ठीक है ना। इस फॉर्म पर जैसे कि अगर आप देखें स्पॉन्जेस में सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज एग्रीगेट्स। तो स्पॉन्जेस जो है वो सबसे पहली फाइलम है जिसको फाइलम पॉरीफेरा कहते हैं, उसमें है। और उनके जो सेल्स होते हैं ना काफ़ी लूज अरेंज होते हैं, मतलब लूज एग्रीगेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और इसका मतलब ये है कि टिश्यू लेवल तक उनकी ग्रोथ अभी नहीं हुई है, वो केवल सेलुलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहे हैं। मतलब सेल्स मिलके काम करना नहीं जानते हैं, वो बस केवल एक एग्रीगेट बना करके रहते हैं और अपना इंडिविजुअल टास्क करते हैं। सम डिवीजन ऑफ लेबर occur among the cells, okay, very less, okay. नेक्स्ट इज इन सिलेंट्रेट्स। अगर हम सिलेंट्रेटा जो नेक्स्ट फाइलम है, सेकंड फाइलम है हमारी सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेट्स में देखें तो जो सेल्स हैं उनका अरेंजमेंट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। एंड द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज। तो यहाँ पर टिश्यूज का डेवलपमेंट प्रॉपर वे में देखा जा रहा है और ऐसे सेल्स जो मिलके काम करना जानते हैं वो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहे हैं यहाँ पर। तो उसका मतलब जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो पॉरीफेरा में और सिलेंट्रेटा में अलग अलग है। ठीक है ना। तो पॉरीफेरा में कौन सा हो गया? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा क्या है? फाइलम है। तो पॉरीफेरा फाइलम में हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला। और सिलेंट्रेटा में कौन सा हो गया? सिलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। A still higher level of organization, which is called as organ level of organization, is shown by members of Platyhelminthes. तो आगे चल के हमको फाइलम मिलेगी प्लेटीहेल्मिन्थिस। तो प्लेटीहेल्मिन्थिस में आपको दिखाई देगा कि ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन आ चुकी है। इसका मतलब ऑर्गन्स का फॉर्मेशन, टिश्यूज ने ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया है। और आगे वाली जो और हायर फाइलम्स हैं, ठीक है ना, अदर हायर फाइला, फाइला तो यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है ना, फाइलम का प्लूरल क्या है? फाइला। तो other higher phyla where tissues are grouped together to form organs and each organs have specialized functions। और उसके बाद फिर आपको दिखाई देगा ऑर्गन से आगे ऑर्गन सिस्टम। तो जो लार्ज फाइलम्स हैं, जो आगे कॉम्प्लेक्स फाइलम है, आगे की तरफ एडवांस्ड फाइलम है, उसमें आपको दिखाई देगा ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो हमने देखा सेलुलर लेवल से आगे बढ़ते बढ़ते हमारी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज होती चली जाती है। सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में, वेरियस फाइलम्स को हम क्रॉस करेंगे तो हम देखेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन हमको मिल जाएगी। इन एनिमल्स लाइक एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क्स, एकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स, organs have associated to form functions, and each system concerned with a specific physiological function।
दिस सिस्टम दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, अगर ऑर्गन्स मिलकर के किसी फिजियोलॉजिकल फंक्शन को कराने में हेल्प करते हैं, जैसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं वो डाइजेशन का काम कराने में हेल्प करते हैं, तो फिर हमारा ऑर्गन सिस्टम बन गया। या बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो सर्कुलेशन में या एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं, तो ये ऑर्गन सिस्टम बन गया। तो ऑर्गन सिस्टम्स इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। तो ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो भी अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज के हो सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, the digestive system in platyhelminthes has only a single opening to the outside of the body, which serves as both mouth and anus, and it is called as incomplete digestive system. तो अगर आप प्लेटीहेल्मिन्थिस में देखो तो उसमें ऑर्गन सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी अलग है, बहुत ही सिंपल ऑर्गन सिस्टम है। जैसे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें आप देखेंगे कि एक सिंगल ओपनिंग है, उससे ही खाना अंदर जाता है और उससे ही वेस्ट बाहर आता है। तो वो सिंगल ओपनिंग होती है प्लेटीहेल्मिन्थिस में, जो माउथ की तरह भी एक्ट करती है और एनस की तरह भी एक्ट करती है। तो इसलिए इस डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। जबकि एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा, एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको दिखेंगी दो ओपनिंग, पहली होगी माउथ और दूसरी होगी एनस। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो इसका आपने देखा अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में कितनी वेरिएबिलिटी देखने को मिल सकती है। ऐसे ही अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप का हो सकता है, जैसे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको दिखाई देगा कि जो ब्लड है वो हार्ट से जब बाहर आता है तो वो सेल्स और टिश्यूज में डायरेक्टली चला जाता है, मतलब किसी ब्लड वेसल के अंदर नहीं बहता, वो बॉडी कैविटीज के अंदर फिल हो जाता है, ठीक है ना। तो सेल्स और टिश्यूज डायरेक्टली उसके अंदर ब्लड के अंदर बात करते हैं, बात लिखा हुआ है। ऐसे ही क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है वो वेसल्स के अंदर बहता है, यानी हार्ट से निकल करके वो वेसल्स में चला जाता है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा ब्लड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट बना हुआ है। तो इस तरह से आपने देखा कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर भी वेरिएशंस हैं, इसके अंदर भी आपको कॉम्प्लेक्सिटीज देखने को मिलती हैं। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम इजी है, जबकि क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरह से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सहारा लिया जाता है क्लासिफिकेशन में, ऑर्गेनिजम्स को बांटने के लिए अलग अलग ग्रुप्स में। नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे इज द बॉडी सिमेट्री। तो बॉडी की सिमेट्री कैसी है इसका भी हम सहारा लेते हैं क्लासिफिकेशन में, है ना। तो एनिमल्स को कैटेगराइज किया जा सकता है उनकी बॉडी सिमेट्री के आधार पर। जैसे जो स्पॉन्जेस हैं वो एसिमेट्रिकल होती हैं मोस्टली, मतलब उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा एसिमेट्रिक होता है। आप उनको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, चाहे आप उनको किसी भी प्लेन में कट करें फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एनी प्लेन दैट passes थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इन इक्वल halves। तो उसका मतलब वो कैसे हो गए, एसिमेट्रिक हो गए। When any plane passing through the central axis of the body divides organism into two identical halves, then it is called as radial symmetry। अब अगली सिमेट्री क्या होती है, रेडियल सिमेट्री। जैसे आप यहाँ देखो रेडियल सिमेट्री, अगर आप किसी भी प्लेन में कट कर रहे हो, जैसे ये एक प्लेन हो गया, ये दूसरा प्लेन हो गया, ये तीसरा प्लेन आपको दिखाई दे रहा है, तो हम सेंटर के थ्रू पास कर रहे हैं और हम कट कर रहे हैं एनिमल को सपोज टू इक्वल पार्ट्स में, फ्रॉम बाय कटिंग इट फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड बाय पासिंग फ्रॉम सेंटर, और हम उसको दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पा रहे हैं बाय फ्रॉम एनी प्लेन, किसी भी प्लेन में, चाहे आप इस प्लेन में हो, चाहे आप इस प्लेन में काटें उसको, चाहे आप इस प्लेन में काटें, ठीक है, लेकिन आप उसको दो इक्वल पार्ट्स में काट पा रहे हैं। तो इस सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। लेकिन अगर आप एनिमल को फ्रॉम टॉप टू बॉटम और सेंटर से पास करते हुए केवल दो इक्वल पार्ट्स में काट पाओ, एक लेफ्ट और एक राइट पार्ट में, और अगर आप किसी और प्लेन में कट करने की कोशिश करो उसको, तो आप उसको दो इक्वल पार्ट्स में काट नहीं पाएंगे, ठीक है। आप केवल सेंटर से पास करेंगे, उसको कट करेंगे, और टॉप टू बॉटम में केवल एक ही जगह होगी जहां से आप उसको दो इक्वल पार्ट में काट पाएंगे। ऐसी सिमेट्री को हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री आपको कहां देखने को मिलेगी, रेडियल सिमेट्री जो है सिलिंड्रेट्स में आपको देखने को मिलेगी, टिनोफोर्स में और इकाइनोडर्म्स में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना।
और कुछ एनिमल्स हैं जैसे जिनमें आपको बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी, जैसे एनिलिड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, ठीक है, हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, कॉर्डेट्स हैं, इनमें बायलेटरल सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी। Where the body can be divided into identical left and right halves in only one plane. तो याद रखना, only one plane bilateral symmetry, any plane radial symmetry, और we cannot divide the body in equal parts asymmetrical. तो सिमेट्री का सहारा भी क्लासिफाई करने के लिए लिया जाता है ऑर्गेनिजम्स को। नेक्स्ट हमारा बेसिस है क्लासिफिकेशन का, वो है डाइप्लोब्लास्टिक एंड ट्राइप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टडी करें किसी भी एनिमल का, तो वहां पर हमको जर्म लेयर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। जर्म लेयर्स होती हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, 3 जर्म लेयर्स होती हैं जो डेवलप होती हैं हमारे एम्ब्रियो में, और मतलब उन जर्म लेयर्स से ही हमारा डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। इनको एम्ब्रियोनिक लेयर्स बोलते हैं। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें 2 एम्ब्रियोनिक लेयर होती हैं उनको डाइप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें 3 एम्ब्रियोनिक लेयर होती है उनको ट्राइप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 embryonic layers, external ectoderm and internal endoderm are called as diploblastic animals such as coelentrates, एग्जाम्पल के तौर पर। An undifferentiated layer mesoglea is present in between the ectoderm and endoderm. तो अगर हम इसमें सिलिंट्रेट्स में देखें या डाइप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में देखें, तो एक लेयर है बीच में जिसको मीजोग्लिया बोलते हैं, लेकिन मीजोग्लिया जो है अनडिफरेंशिएटेड है, यानी प्रॉपर लेयर नहीं है। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही आपको देखने को मिलेगा, ये अंदर एंडोडर्म है और बाहर एक्टोडर्म है। तो ये कैसे ऑर्गेनिज्म हो गए? डाइप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म हो गए। इसका मतलब डाइप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो वो 2 लेयर्स से होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और जो ट्राइप्लोब्लास्टिक है उसमें आप देखो डिफरेंशिएटेड लेयर बीच में भी आ गई एक मीजोडर्म, बाहर है एक्टोडर्म और अंदर है एंडोडर्म, और बीच में क्या है? ये गट, ठीक है। इस तरह से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा 3 जर्म लेयर्स से, ठीक है ना, उनको ट्राइप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। सो दोज एनिमल्स विच हैव in which the developing embryo has third germinal layer mesoderm in between the ectoderm and endoderm are called as ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। जैसे कि आप देखें तो सबसे ज्यादा प्लेटीहेल्मिन्थिस के आगे चले जाओ, प्लेटीहेल्मिन्थिस से आगे जितनी भी फाइलम है सभी में आपको ट्राइप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर के आगे कॉर्डेट्स तक आप चले जाएं तो सारे के सारे ट्राइप्लोब्लास्टिक हैं। तो ये भी एक बेसिस हो गया क्लासिफिकेशन का, यानी हमारा जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है वो कितनी जर्म लेयर्स से हो रहा है, ये क्लासिफिकेशन का एक बेसिस है। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ सीलम। तो सीलम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी है या नहीं, या बॉडी कैविटी किस प्रकार की है, ये भी क्लासिफिकेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Presence or absence of cavity between the body wall and the gut wall is very important in classification. The body cavity which is lined by mesoderm is called as coelom. तो एक definition आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, what is coelom? Coelom is the body cavity which is lined by mesoderm. Animals possessing coelom are called as coelomates. तो ऐसे animals जिनके पास coelom है उन्हें क्या बोलेंगे? सिलोमेट बोलेंगे। तो जैसे देखो यहाँ पर ये सिलोमेट एनिमल है, यहाँ पर आप देखो जो बॉडी कैविटी है वो मीजोडर्म से लाइंड है। तो यहाँ पर ये देखो सीलम है, यानी ये बॉडी कैविटी है, ये वाला सफेद वाला पार्ट ये क्या है? बॉडी कैविटी। और बॉडी कैविटी किससे लाइन है? मीजोडर्म से। देखो ये भी मीजोडर्म है, लाल वाले सेल, और ये अंदर भी मीजोडर्म है, ये मीजोडर्म है। तो मीजोडर्म दोनों तरफ से है, बाहर और अंदर, और बीच में क्या है? सीलम। तो इसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर सीलम, है ना, ये सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स है। जबकि दूसरा वाला डायग्राम देखो, ये स्यूडोसीलियम है, ये स्यूडोसीलियम है बीच में। क्यों? बिकॉज ये लाइंड नहीं है, बाहर और अंदर से प्रॉपर वे में लाइंड नहीं है। किससे? मीजोडर्म से, इसीलिए इसको स्यूडोसीलम बोलते हैं। अब देखो यहाँ मीजोडर्म कैसे प्रेजेंट है, मीजोडर्म यहाँ पाउचेस के तौर पर प्रेजेंट है, छोटे छोटे पाउचेस बना रखे हैं मीजोडर्म ने। तो इसका मतलब ये है कि ये स्यूडोसीलम है, ठीक है ना। स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स ऐसे के अंदर ऐसा मिलता है ऑर्गेनाइजेशन सीलम का।
और थर्ड है एसिलोमेट। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर बॉडी कैविटी है ही नहीं। देखो ये बीच में क्या होता है, ये गट होती है, तो इसे कभी बॉडी कैविटी मत समझना, ये गट है, दिस इज गट, इसे बॉडी कैविटी नहीं समझना है। बॉडी कैविटी कहाँ होती है, बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइन होती है, तो यहाँ पे तो कहीं कोई जगह ही नहीं है। यहाँ तो देखो मीजोडर्म प्रेजेंट है लेकिन कोई जगह नहीं है, इसका मतलब ये एसिलोमेट एनिमल्स हैं, इनके पास सीलम यानी बॉडी कैविटी नहीं होती है। तो अब हमको ध्यान से एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं इसके, जैसे कि एनेलिड्स हैं, मॉलुस्क हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, इकाइनोडर्म्स हैं, हेमिकॉर्डेट, कॉर्डेट, ये सब के सब क्या है, सिलोमेट्स होते हैं, इनके पास सीलम होती है विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म। But in some animals, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present as scattered pouches, जैसे ये वाला एग्जाम्पल है ना। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है, ये गोल गोल क्या दिखाया जा रहा है, ये एक्चुअल में गोल गोल क्यों दिखाया जा रहा है भाई, ऐसा है जो बॉडी है उसका ट्रांसफर सेक्शन आपको दिखाया जा रहा है, सेक्शन कट कर दिया गया है बॉडी का। जब बॉडी का सेक्शन कट करोगे तो बॉडी कैसी दिखाई देगी आपको, बॉडी आपको सर्कुलर दिखाई देगी। तो उस बॉडी में फिर आपको सीलम देखनी पड़ेगी कि सीलम्स किस तरीके से बनी हुई है, ठीक है ना। तो ऐसी बॉडी कैविटी को जिसमें कि हमारी मीजोडर्म है वो पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट हो, उसे हम बोलते हैं स्यूडोसिलम, है ना। और स्यूडोसिलोमेट एनिमल कौन से फाइलम में मिलेंगे आपको, फाइलम एस्चेलमिंथिस में मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और ऐसे एनिमल्स जहां पर आपको बॉडी कैविटी मिलेगी ही नहीं वो होते हैं एसिलोमेट, जैसे कि प्लेटीहेलमिंथिस जो कि फ्लैट वॉर्म्स कहलाते हैं, इनके पास सीलम नहीं होती। अगला है हमारा बेसिस वो सेगमेंटेशन, बॉडी में सेगमेंट्स कितने हैं, या सेगमेंटेड बॉडी है या नहीं है। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें बॉडी जो है एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट्स में बटी होती है, और वो सेगमेंट्स बार बार रिपीट होते हैं, है ना। तो जैसे कि अर्थवॉर्म है, बॉडी प्रॉपर तरीके से सेगमेंट्स में बटी हुई है और सेगमेंट्स रिपीट होते हैं, इसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और हर सेगमेंट को मेटामर बोलते हैं। तो मेटामेरिज्म इज द फिनोमिना, ये जो फिनोमिना है इसको मेटामेरिज्म बोलते हैं। तो सेगमेंटेशन को भी यूज किया जाता है कि बॉडी सेगमेंटेड है या नहीं, किस तरह से सेगमेंट्स बॉडी में प्रेजेंट हैं, कितने सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं, इसका सहारा लिया जाता है क्लासिफिकेशन करने में। नेक्स्ट पॉइंट इज द नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड क्या है, नोटोकॉर्ड एक्चुअल में मीजोडर्म से डिराइव होने वाला एक बॉडी पार्ट है, ठीक है। ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये हमारे एनिमल बॉडी में डॉर्सल साइड पर बनता है। डॉर्सल साइड मतलब अपर साइड ऑफ द बॉडी। अगर आप जैसे हमारी ह्यूमंस की डॉर्सल साइड क्या है, हमारी पीठ, ये हमारी डॉर्सल साइड है। और हमारा सामने चेस्ट वाला हिस्सा, हमारे पेट वाला हिस्सा क्या है, ये वेंट्रल साइड है हमारी, वेंट्रल, ठीक है ना। तो ये डॉर्सल वेंट्रल आप समझ जाएंगे। डॉर्सल, डॉर्सल कौन सा हिस्सा है, हमारी पीठ वाला हिस्सा है, और वेंट्रल हमारे पेट वाला और हमारे चेस्ट वाला हिस्सा है। हमारे सामने वाला हिस्सा हमारा वेंट्रल है, और हमारा जो बैक वाला हिस्सा है वो हमारा डॉर्सल पार्ट है। तो ये जो नोटोकॉर्ड है ये कहाँ मिलेगी आपको, डॉर्सल साइड में मिलेगी ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। आगे चल के क्या होता है, जैसे हम अपनी बात करें, नोटोकॉर्ड आगे चल के कन्वर्ट हो जाती है हमारी बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम में, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना। नोटोकॉर्ड इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज नोटोकॉर्ड ना हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी हमारे अपर जो हमारा स्केलेटन है उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, अपर बॉडी पार्ट में जो स्केलेटन होता है। बिकॉज जो नोटोकॉर्ड होती है इसी पर मसल्स अटैच होती हैं और हमें मूवमेंट करने में मदद मिलती है। तो जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड है, बॉडी की किसी भी आप लाइफ की किसी भी स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो तो उसे बोलते हैं कॉर्डेट। और जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होती उन्हें हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेट, जैसे कि पॉरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा फाइलम तक सारे के सारे नॉन कॉर्डेट हैं। और उसके बाद फिर आपको क्या मिलेंगे, कॉर्डेट्स मिलेंगे। तो नोटोकॉर्ड आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। नोटोकॉर्ड जो है लास्ट बेसिस है जिसके हेल्प पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हमने आज कुछ बेसिस पढ़े क्लासिफिकेशन के, जिनका इस्तेमाल क्लासिफाई करने के लिए एनिमल्स को किया जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।